नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है टॉपर्स कैंपस एकेडमी। साथियों, जैसा कि मैं समझ पा रहा हूं, आप सभी लोग बहुत शानदार समय तैयारी कर रहे होंगे और आपकी जीत की जो तैयारी बहुत ही गजब की चल रही होगी। मैं रविंद्र सर आज आपके समक्ष हमारे इस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हूं, कुछ डिस्कस करने के लिए, तो कुछ पाने का, कुछ का सिलेबस का। हम लोग इस समय एमपीएसआई को लेकर जो अपना बैच है वो लॉन्च किए हुए हैं, ठीक है। और एमपीएसआई में हमारा जो प्री एग्जाम है वो भी हाल ही में कंडक्ट हुआ था और एग्जाम के बेसिस पर यदि देखा जाए तो जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है इसके हिसाब से 500 या 500 प्लस जो बच्चे हैं वो मेंस के लिए सिलेक्ट किए जा रहे हैं, जिनमें से डेफिनेटली मुझे लगता है आप भी होंगे। क्योंकि पहली जो सीढ़ी है ये आप लोग पार कर लेंगे, ये हमारी टीम का पूरा विश्वास है और उसी विश्वास के साथ हम लोग एमपीएसआई का जो मेंस का सिलेबस है इसका अब जो है डिस्कशन यहां पर करने जा रहे हैं। मैं यदि अपनी बात करूं तो मेरा नाम रविंद्र सर है, ठीक है। मैं आपको जो पेपर नंबर 2 है उसमें जो पार्ट ए में हमारे टॉपिक है इंटरनल सिक्योरिटी अर्थात आंतरिक सुरक्षा, इसके बारे में बातें बताऊंगा। यानी कि आप बोलिए बातें क्या बताएंगे, अपन यहाँ पे पढ़ेंगे, पूरा पूरा सिलेबस पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, द बेस्ट तरीके से पढ़ेंगे। जानते क्यों? क्योंकि मजे वाली बात यह है कि ये जो टॉपिक आपका इंटरनल सिक्योरिटी अर्थात आंतरिक सुरक्षा जो एमपीएसआई के मेंस में दिया गया है, ये यूपीएससी के जीएस पेपर 3 के इंटरनल सिक्योरिटी से क्या पूरा पूरा मेल खाता है। अभी आपको आगे चल के मैं बताऊंगा कि कैसे पूरा पूरा वो मेल खा रहा है। आप देखिए मजे वाली बात क्या है, इस समय मध्य प्रदेश का जो हमारा ईएसबी अर्थात एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड है, ये कितना खुद को अपग्रेड और अपडेट करता जा रहा है कि इसने अपने सिलेबस को किससे सीधे यूपीएससी से लिंक कर दिया है। इसके भीतर जो टॉपिक अभी आज आप मेरे माध्यम से इस सिलेबस में देखने जा रहे हो उसको देख के आपको मालूम पड़ेगा कि गजब यार, हम जब कंधे पे सितारा लेकर उतरेंगे मध्य प्रदेश के भांति भांति जिलों में तो हमें कितना ज्ञान होगा कि हम चीजों को सॉल्व करने में और समझने में जो अपना लॉजिक है, अपना तर्क है, यूज कर पाए और बहुत बेहतरीन तरीके से यूज कर पाए। ठीक है, तो देखिए हम लोग अपना जो बात है उसे बढ़ाते हैं आगे की ओर। यदि मैं आपसे कहूं, मेरा नाम रविंद्र सर है और मैं यहां पर एमपीएसआई मेंस के लिए आपको जो टॉपिक है इंटरनल सिक्योरिटी अर्थात आंतरिक सुरक्षा ये करवाने जा रहा हूं। यदि आप देखें, हम अपने इस बैच की पहले चर्चा कर लें। ये हमारा बैच है, ठीक है, मुख्य परीक्षा के लिए जो सब इंस्पेक्टर भर्ती 2026 के लिए रखा गया है, ठीक है। हमारे मैथमेटिक्स के जो मेन लीडर है हमारे देव सर, ये आपको मैथ्स और रीजनिंग गजब की करवाने वाले, वो तो कोई डाउट ही नहीं है। इंटरनल सिक्योरिटी वाला टॉपिक मैं यहां पर आपके लिए लेने वाला हूं। करंट अफेयर राजेश सर लेने वाले हैं। पॉलिटी शिवम सर, आप सब लोग शिवम सर को बहुत ही वेल नोन तरीके से जानते ही होंगे, नो डाउट। सुचेता मैम यहाँ पर साइंस और टेक आपको पढ़ाने वाली हैं। इसके अलावा रिनिशांत सर आपको रीजनिंग करवाने वाले हैं। आईएन यादव सर आपको इतिहास करवाने वाले हैं। रोहित सर भारतीय समाज पढ़ाने वाले हैं और अंतिम सर आपको पर्यावरण पढ़ाने वाले हैं। हमारा जो ये बैच है इसके लिए जो ऐप है वो डाउनलोड आप प्ले स्टोर पे जाके कर सकते हैं और इसकी जो फीस है मात्र 2999 है, जो 12 मंथ की वैलिडिटी के साथ जाकर है। सोचिए, इस एग्जाम के लिए इतनी बड़ी टीम और ये सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी है, आपको बता दूं, ठीक है। मैं यहां किसी टीचर की बुराई नहीं करूंगा जो अदर प्लेटफॉर्म पे टीचर पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, हमने यहां पर सर्वश्रेष्ठ जो फैकल्टी है इन सभी को सिलेक्ट किया हुआ है। मैं खुद भी अपने आप में क्या सिलेक्टेड हूं, ठीक है। यहां पर अदर जो टीचर्स है इन्होंने भी एग्जाम्स निकाले, क्रैक किए, सब लोग सिलेक्टेड है अपने अपने स्तर पर, ठीक है। लेकिन क्या पढ़ाने का जो मजा होता है वो मजा नौकरी का नहीं होता। आप लोग क्या पता नौकरी करें उसको छोड़ने के बाद पढ़ाने पर आ जाए, क्या पता, कुछ भरोसा नहीं है। लेकिन फिर भी अल्टीमेट अभी जो शुरुआत है इसमें तो आपको जॉब करना ही रास आएगा, है कि नहीं है। चलिए, तो ये हमारा बैच है। इस बैच के बारे में जो जानकारी है अभी आपको मैंने दे दी है। आप लोग प्ले स्टोर से हमारा जो ऐप है टॉपर्स टेम्पल एकेडमी वो डाउनलोड कर जो हमारा कोर्स है परचेस कर सकते हैं। मात्र 2999 इसकी फीस है और 12 मंथ की ये वैलिडिटी अपने साथ में रखा हुआ है। भविष्य में यदि मान लो कभी ऐसा ही फिर आता है तो यही बैच आपके वापस से काम आ जाएगा। चलिए, अब मैं ज्यादा कुछ आपको बताऊंगा नहीं, ठीक है ना। अपने बारे में जितना मुझे बताना आपको मैंने अपने बारे में बता दिया। मैं सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द पॉइंट कहां पर सिलेबस के डिस्कशन पर आ जाता हूं। तो हम लोग यहां पर जो सिलेबस देखने जा रहे हैं वो हमारे सामने ये देखिए, टॉपिक तो हमारा क्लियर कट है, कौन सा है, इंटर सिक्योरिटी इन इंडिया है, ठीक है। और यहां पर सिलेबस वाली बात है
तो आप देखना यहाँ पे लिखा है खुद पर विश्वास रखो, तुम वो कर सकते हो जो तुम सोचते हो। बिल्कुल आपको खुद पर विश्वास रखना है, ठीक है, और आप वो कर सकते हो जो आप सोचते हो। यदि आपका सपना कंधे पर सितारे लाने का, तो बिल्कुल आप अपने कंधों पर सितारों को सजा सकते हो और इस राज्य की सेवा को, मतलब सेवा, इस राज्य के लिए सेवा आप दे सकते हो, और बहुत बेस्ट सेवा। आप सभी से, जो नई नस्ल के लोग हैं, आप सभी से यह कहा जाएगा कि आप लोग अपनी बेस्ट सेवाएं, बेस्ट सर्विसेज इस प्रदेश को दें। मध्य प्रदेश का नाम रोशन करना अब आप ही लोगों के हाथ में है, ठीक है। आइए, तो देखिए, आपका रिटन एग्जाम रहेगा, आपका फिजिकल रहेगा, मेडिकल रहेगा, और अंततः आपके कंधे पर सितारे लग जाएंगे। हालांकि यहाँ पे ये आईपीएस वगैरह ले रखे हैं मैंने, ये कोई दिक्कत नहीं है। आपकी शुरुआत एसआई से होगी, और ऐसे से क्या पता वो सफर तय करते करते आप यहां तक पहुंचाए, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ये है हमारा सिलेबस जो आप इस समय यहां पर देख पा रहे हैं। यदि आप देख पाए, ये जो सिलेबस है किसके द्वारा, ईएसबी अर्थात एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा क्या है, डिसाइड किया गया, या बोल दीजिए निर्धारित किया गया है। मजे वाली बात अभी आपको मैंने कुछ देर पहले क्लास की शुरुआत में बताई थी कि ये जो सिलेबस है सीधे सीधे किससे, यूपीएससी मेंस में जो जीएस पेपर 3 है उसमें पूरा पूरा मैच खाता है। ये जो यहाँ सिलेबस आप इस समय देख रहे हैं, लिखा हुआ पूरा पूरा सिलेबस, ये जो पूरा सिलेबस यहाँ पर लिखा हुआ है भाई, ये किसका, ये यूपीएससी मेंस का, क्या, जीएस पेपर 3। ये जो जीएस पेपर 3 का सिलेबस आप इस समय यहां पर देख रहे हैं, ये मैंने सन 2016 के टाइम पर जाकर पढ़ाया हुआ है। इसीलिए मुझे यहां पर क्या है, इसे पढ़ाने में कोई समस्या आपको नहीं आने वाली, क्योंकि पढ़ाया हुआ है, इसीलिए खुद पढ़ा हुआ है इसीलिए, ठीक है। आप देखना मैं कैसे इस सिलेबस पे कोरिलेट करने वाला हूं। अगर आप देख पाए तो यहां पर हमारा जो ईएसबी है इसका सिलेबस, और जो हमारा यूपीएससी है वो सिलेबस कैसे आपस में इंटरलिंक्ड है। जैसे आप देखना, यहां पर पहली बात लिखी क्या, लोकतंत्र में पुलिस सेवाओं की भूमिका, दैट इज रोल ऑफ पुलिस सर्विसेज इन अ डेमोक्रेसी। चूंकि यहां पे पुलिस वाली बात पहले कर दी गई है, हालांकि इसको लेकर जो बात है मैं कहां पर आपको यह 20 चीजें पूरी पूरी बताऊंगा। शुरुआत की बेसिक बात है पुलिस सर्विस को लेकर, हम देखेंगे भांति भांति प्रकार की जो पुलिस सर्विसेज है वो होती है। आप लोग भी एक लेवल पर जाकर क्या है, जो पुलिस सेवाएं वो देने वाले हो, अलग अलग पोस्ट के हिसाब से, आईजी है, डीआईजी है, कमिश्नर है, एसीपी है, एसपी, जाने कौन कौन सी पोस्टें इसमें रहती, जिनके जिनके हिसाब से क्या है, जो रोल्स है वो डिसाइडेड रहते हैं, ठीक है। तो पुलिस की भूमिका क्या क्या रहती है, जैसे अगर मैं आपसे ये बात करूं तो आपको ये कहां पर, यहां पर यूपीएससी में दिखने वाला, ये सिर्फ कहां पर है, हमारे ईएसबी में जाकर है। तो देखिए, पुलिस की भूमिका क्या क्या हो सकती है, हम लोग यहां पर उन्हीं बातों को पढ़ेंगे कि पुलिस की जो भूमिका है वो क्या क्या रहती है। यदि मैं आपसे बोलूं क्या, पुलिस की भूमिका, तो इसमें हम लोग क्या क्या बातें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। रोल ऑफ पुलिस, दैट इज रोल ऑफ पुलिस। देखो मेन यहां पर क्या है, वो है फंक्शंस को लेकर, जितनी बातें वो किसको लेकर है, वो फंक्शंस को लेकर है। यदि हम लोग बात करें किसको लेकर, पुलिस को लेकर, तो पुलिस का जो मेन काम है वो क्या है, कानून का शासन बनाए रखना। क्या कह रहे हैं आपसे, वो है कानून का शासन बनाए रखना। जब आपसे कानून के शासन की बात की जा रही है, तो एक एग्जांपल से मैं इस बात को यदि आपको यहां पर समझा पाऊं, जैसे कि यातायात नियमों का पालन करवाना, किसका, यातायात के नियमों का पालन करवाना, नियमों का पालन करवाना है कि नहीं है ये चीज। तो यातायात के नियमों का पालन करवाना वाली बात ये कहां पर है, ये इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत ही आती है। जैसे आप देखना, कहीं पर यदि मान लो चुनाव हो रहे हैं, तो चुनाव के लिए वो जो मतदान वाले स्थल है इनकी सुरक्षा करना, ये भी क्या है, ये भी कानून का शासन बनाए रखने के लिए। अपराध को रोकना, ठीक है ना, किसको, अपराध को रोकना, अपराध नियंत्रण। यदि अपराध पर पुलिस क्या है, बराबर नियंत्रण बनाकर रखेगी, तो क्या है, वो कानून के शासन को बनाकर रखे हुए। हम देखते हैं कि पुलिस डेली की डेली रात में गश्ती लगाती है, पेट्रोलिंग करती है। वो पेट्रोलिंग क्यों कर रही है, सिर्फ इस चीज को बनाए रखने के लिए। यदि मान लो पुलिस ये काम नहीं करेगी तो समाज में अराजकता फैल सकती है, समस्या आ सकती है। हालांकि समस्या नो डाउट पुलिस के रहने पर भी है, लेकिन पुलिस बल चूंकि कम है, इस चक्कर में वो समस्याएं क्या थोड़ी
हावी है, लेकिन हम जानते हैं आने वाले भविष्य में जो विकसित भारत 2047 से बनने वाला है, वहां पर आते आते ये समस्या क्या है, समाप्त हो जाएंगी। अपन ये होप करके चल रहे हैं, और होप में ही क्या है, सब कुछ है। अगर आप आशावादी होगे तो फिर चीज आपको पॉजिटिव ही दिखेगी, निराशावादी होगे तो फिर पॉजिटिव भी क्यों ना हो, आप उसमें भी नेगेटिव निकाल लो। ग्लास में पानी भरा हुआ है, पूरा भरा है कि आधा भरा है? तरीका बोले, ग्लास में आधा पानी भरा हुआ है, ये ग्लास आधा खाली है, आधा खाली नेगेटिव, आधा पानी भरा हुआ मतलब पॉजिटिव है कि नहीं? चले देन हम क्या बोलेंगे, जैसे कि आप देखना पुलिस क्या बोल रही है, ये संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करवाती है, इसका रोल है यहाँ पर संवैधानिक अधिकारों की रक्षा। जब मैं आपसे संवैधानिक अधिकार की बात करता हूं तो यहां पर हम एग्जाम्पल में क्या बात कह सकते हैं, हम लोग यहां पर कह सकते हैं प्रोटेस्ट। मैं बोलूं यहाँ पे प्रोटेस्ट वाली बात है, यानी कि जो हम लोग धरना देते हैं, अरे धरना देना अपना अधिकार है, पुलिस हमें परमिशन देती है धरने के लिए। आपको पता है अभी पिछले महीने की बात है, जनवरी की, ये 23 जनवरी से पहले की बात है, एमपीपीएससी का एक प्रोटेस्ट है जो होना था, जिसमें मैं भी गया था। इत्तेफाक से पुलिस ने मुझे धर लिया। आप देना, जो भंवरकुआं थाना है वहां के जो टीआई साहब है, शायद राजकुमार यादव नाम है, मुझे इतना ध्यान आ रहा है, तो मुझे उठा के ले गए थे और उन्होंने मुझे शाम तक पर थाने बंद करके रखा। क्योंकि मेरी गलती क्या थी, प्रोटेस्ट करना मेरा अधिकार, नो डाउट। पुलिस बोल रही है कि हाँ आपका अधिकार की रक्षा की जाएगी, लेकिन अधिकार की रक्षा भी जब होगी जब क्या है, आपने उसके लिए हमको बताया और आपने परमिशन ली। परमिशन हमको मिल नहीं पाई थी, पुलिस उस टाइम पे परमिशन का चल रहा था और हम लोग उससे पहले पहुंच गए क्या, धरना देने के लिए, जो क्या गलत है। मैंने अपनी गलती स्वीकारी थी, मैं सर से कहा था मैं सर मैं इसके लिए सॉरी बोलता हूं, लेकिन मेरा जो इंटेंशन था वो धरना देने वैसे नहीं था, मैं क्या बच्चों को वापस लेने के लिए आया था, लेकिन आपको लगा शायद मैं धरना देने आऊं इसलिए आप मुझे रख के ले गए, और मैं फिर ज्यादा रेजिस्ट नहीं कर सकता था क्योंकि आप देखना मैं अकेला फंसा हूं, इतने सारे पुलिस वाले मेरे चारों ओर, मैं अकेला फंसा हूं, ठीक है। लेकिन हाँ पुलिस ने मुझसे कहा कि सर यदि आपके पास परमिशन है तो आप ये बिल्कुल कर सकते हैं, हम आपको मना नहीं करने वाले। और फिर हुआ भी थी बाद में, 23 के बाद में ये चीज हुई कि हमको परमिशन मिल गई थी और फिर लोगों ने वहां धरना दिया भी था। हालांकि मैं उस समय इंदौर से ग्वालियर आ गया था, ये रहा। चलें देन अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कुछ बातें और, जैसे कि पुलिस के अन्य काम क्या हो सकते हैं, अपराध को रोकना, अपराध का नियंत्रण करना है कि नहीं है, चोरी चकारी है, मर्डर है, ठीक है, किडनैपिंग है, इन सब पर क्या है जो पुलिस है वो क्या करती है, नियंत्रण लगाती है। इसके अलावा जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया उनको सुगम बनाना, क्या कह रहे हैं आपसे, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को सुगम बनाना, प्रक्रियाओं को सुगम बनाना। जिसे अगर मैं आपको बोलूं क्या, लोकतांत्रिक प्रक्रिया मतलब कि यहां पर क्या है, एग्जाम्पल जैसे कि चुनाव, ठीक है, तो चुनाव को अच्छे से करवाना, कि किसी प्रकार की बूथ कैप्चरिंग ना हो, हालांकि बूथ कैप्चरिंग का वो तो मशीन की कैप्चरिंग होगी, ठीक है ना, कोई अप्रिय घटना ना हो, लोग बाग क्या है जबरदस्ती में भीड़ इकट्ठा ना करें, लोग आए वोट दे और अपने घर पे लौट जाओ, कुछ भी नहीं, मतलब एक तरीके से चुनाव को संपन्न कराना, ये सब पुलिस का काम है। हम यहाँ पर क्या है इन्हीं सभी चीजों को देखेंगे कहां पर, अपने स्तर पर, ठीक है ना। चलिए मैं आ गया तो यहाँ पर, ये तो बात क्या हो गई, ये लोकतंत्र में पुलिस सेवाओं की भूमिका को लेकर हो गई बात। आप देखना अगला जो टॉपिक यहां पर लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, वो लिखा है ये विकास और उग्रवाद के बीच संबंध, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड एक्सट्रीमिज्म। विकास और उग्रवाद के बीच संबंध, ये जो पॉइंट है सीधा सीधा कहां से उठाया गया भैया, वो सीधा सीधा उठाया गया है यहां से, विकास और फैलते उग्रवाद के बीच संबंध। एक्चुअली युवा का कॉपी करते करते दिक्कतें कर दी कि जो फैलते वर्ड है शायद इसको पकड़ नहीं पाए, ठीक है, बस वहां पर क्या है विकास और उग्रवाद के बीच संबंध, वो क्या है ये शायद टाइप कर दिया होगा, लेकिन वहां पर फैलते भी है, ये एज इट इज क्या है यहां से कॉपी कर लिया गया है, मैं आपको बताऊं, ठीक है। तो देखो मैं यहां पर थोड़ा सा क्या आपको ये समझाना चाहूंगा, क्या विकास और उग्रवाद के बीच संबंध, क्या बात है यहां पर, विकास और उग्रवाद के बीच संबंध, इसमें हम लोग क्या क्या बातें पढ़ने वाले हैं, मैं यहां पर आपको वो बताने जा रहा हूं। आप देखना जितनी बातें हैं वो क्या है आपस में इंटरलिंक्ड है, ज्यादा कुछ खास नहीं है, ठीक। यदि आप देखें ध्यान से यहां पर आप कुछ वर्ड नजर आ रहे हैं, ये सर लिखना, ये वर्ड विकास, वर्ड कौन सा है विकास, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, कौन सा, विकास। यदि आप यहां पर देख पा रहे हैं तो ये जो विकास वर्ड है ये अपने आप में क्या है बहुत कुछ संजो के रखा हुआ है। विकास का
सीधा सीधा मतलब क्या है, लक्ष्य की ओर निरंतर अग्रसर होना। क्या है इसका मतलब, लक्ष्य की ओर, लक्ष्य की ओर निरंतर अग्रसर होना। ये क्या है, ये विकास का मतलब है। अब लक्ष्य माने क्या, हमको यहां पे लक्ष्य वर्ड को थोड़ा डिकोड करना पड़ेगा। ये जो आप देख रहे हो वर्ड लक्ष्य, लक्ष्य माने क्या, लक्ष्य का मतलब है यहां पर कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें क्या है, गुणात्मक वृद्धि होने वाली है। जैसे कि मूल्य में गुणात्मक वृद्धि, जैसे कि संपत्ति में गुणात्मक वृद्धि, ठीक है ना। तो मूल्य हुआ, संपत्ति हुआ, ज्ञान, एक यहां पर क्या है, ज्ञान भी है, ज्ञान। यदि इन तीनों में क्या हो रही है, गुणात्मक वृद्धि, यानी कि ज्योमेट्रिक जो ग्रोथ है वो यदि देखने को मिल रही है, तो समझ जाइए देश क्या है, देश विकास कर रहा है। और यदि मान लो इन तीन में से लोगों का कुछ एक, दो या तीनों ना बढ़ रहा, तो फिर हो सकता हो उसकी वजह से व्यक्ति के भीतर असंतोष आ जाए, रोष आ जाए। और जब भी व्यक्ति के भीतर असंतोष आता है, रोष आता है, तो फिर उसके भीतर क्या जन्म लेता है, उग्रवाद जन्म लेता है। क्या जन्म लेता है, उग्रवाद जन्म लेता है। इसलिए आप देखना यहाँ पे लिखा ना, विकास और उग्रवाद के संबंध। एक्चुअली वो उग्रवाद नहीं, वो फैलते उग्रवाद वाली बात है, क्योंकि वो जो उग्रवाद निकल कर आएगा ना, वो फैलेगा, ना कि सिर्फ बना रहेगा। आप देखना, जब मैं आपसे विकास आजाद कर रहा हूं, विकास को, ये जो उग्रवाद वाली बात यहाँ पे आप देख रहे हो इस समय, ये आ क्यों रहा है, क्योंकि कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं, क्या बोला से, कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं, कारक कुछ ऐसे हैं जो किसको, जो इस विकास को प्रभावित कर रहे हैं। वो कारक क्या क्या हो सकते हैं, अपने हिसाब से हम देखें। यहां पर देखो, वो हो सकते हैं हमारी क्या, फिस्कल पॉलिसी, एफपी, यानी कि राजकोषीय नीति। हो सकती है हमारी क्या, मॉनेटरी पॉलिसी अर्थात मौद्रिक नीति। वो हमारा क्या होता है, गवर्नेंस, यानी कि अभिशासन। वो हमारा क्या होता है, बजट हो सकता है। भाई साहब सोचिए, बजट, इतनी बड़ी बात बोल दी मैंने आपसे, बजट। बजट कैसे भाई, कैसे? अरे आप देखो, अभी बजट आया था 1 फरवरी को, निर्मला सीतारमन जी से क्या पूछा गया था कि आपके बजट में जो मिडिल क्लास वर्ग है इसके लिए क्या है, तो वो हाँ ऐसे मुंह बना करेगी, और एक प्रॉपर जवाब वो नहीं दे पाई थी। अब मिडिल क्लास के लिए यदि मान लो बजट में कुछ होगा नहीं, तो आपको लगता है उनके मूल्य, संपत्ति, ज्ञान में वृद्धि होगी? और जब ये नहीं होगा तो फिर उनके भीतर क्या आएगा, रोष। रोष जब आएगा तो फिर भावना कौन सी पनपेगी, उग्रवाद की। भारत देश युवाओं का देश है। यदि युवाओं को ये चीजें नहीं मिलेंगी, एक अच्छा खाना पीना रहना, एक अच्छे रहने का स्तर, ये सब नहीं मिलेगा, उसके अंदर क्या आएगा, रोष। और उस रोष की वजह से उसका जन्म किसका लेगा, उसके अंदर जन्म किसका होगा, उग्रवाद का, जो क्या है, देश की आंतरिक सुरक्षा को चोट पहुंचाता है। हमें ये सारी बातें यहाँ पे लेनी है। आप देखना, यदि यहाँ पे हम लोग क्या बोले, आर्थिक समृद्धि, जैसे आपने यहाँ पे लिखा है अपना आर्थिक समृद्धि। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर क्या है, जो ग्रोथ है वो अच्छी खासी हो रही है, और कुछ राज्य ऐसे जहां पर ग्रोथ क्या बहुत ही धीमी है। जैसे कि उत्तर पूर्व के राज्य, असम है, मेघालय, नागालैंड है, जहां पर जो आर्थिक वृद्धि बड़ी धीमी है। जब ऐसे राज्यों में आर्थिक वृद्धि बड़ी धीमी रहेगी, तो आपको लगता है कि वहां के लोग जो बड़े खुश रहेंगे? कभी नहीं रहेंगे, रोष रहेगा उनके भीतर। और यही रोष फिर किसका जन्म दे देगा, ये जन्म दे देगा उग्रवाद। तभी आप देखना हम यहाँ पर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे आप देखना, मैं यहाँ पर उग्रवाद की बात आपसे करूं, आप देखें यहाँ पर, जैसे मैंने आपसे बोला कि उग्रवाद है कि नहीं, एक्सट्रीमिज्म जिसे हम कहते हैं, उग्रवाद। उग्रवाद में हमारा जैसे कि जो उग्रवाद है वो कौन सा है, वो है हमारा धार्मिक उग्रवाद। कौन सा है, धार्मिक, धर्म को लेकर, यानी कि धर्म वाले एक्सट्रीमिज्म यहां पर है। धार्मिक उग्रवाद में बहुत सारे ऐसे अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा को सीधे सीधे क्या स्पष्ट रूप से क्या पहुंचाते हैं, चोट पहुंचाते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं, एग्जाम्पल है यहां पर क्या है, जैसे कि आईसिस, ठीक है, जैसे कि अल कायदा। हम लोग क्या करने वाले, इनके बारे में बातों को पढ़ने वाले बहुत ही अच्छे से, है कि नहीं। मैं उग्रवाद के जो प्रकार है आपको बता रहा हूं, हम यहाँ पर जो पढ़ने वाले, जैसे आप देखना, जातीय राष्ट्रवादी उग्रवाद, यहाँ पे दूसरा कौन सा वो है, जातीय राष्ट्रवादी उग्रवाद। सोचो, जातीय राष्ट्रवादी उग्रवाद वाली बात यहां पे चल रही है, तो ये हमको दो तरीके से भारत में देखने को मिलता है, और हमको इस बात को यहां पढ़ना पड़ेगा। दो तरीके से कैसे हमको भारत में देखने को मिलता है,
एक तो हमारे क्या होते हैं, एक होते हैं हमारे अलगाववादी संगठन। कौन से? अलगाववादी संगठन जो होते हैं ना, अलगाववादी उग्रवाद जिसे कहा जाता है वो। ये दूसरे जो हमारे यहां पर है वो क्या है? पूर्वोत्तर भारत उग्रवाद। उत्तर पूर्व आपस से बोल सकते हो, उत्तर पूर्व भारत उग्रवाद, है कि नहीं? अलगाववादी संगठन यदि मान लो आप यहां पर देख रहे हो, तो जैसे हम यहां पे एग्जांपल लेंगे किसका, आपको पता है कश्मीर में जो चल रहा है सिस्टम, कश्मीर के लोग अभी थोड़े शांत हो गए, वरना वहां पर अलगाववादी संगठन कैसे एक्टिव थे ये आपको बड़े अच्छे से पता ही होगा। उत्तर पूर्व की हम लोग बात करें तो आपने NSCN ये नाम सुना होगा, आपने उल्फा सुना होगा, नहीं सुना तो कोई दिक्कत नहीं, वो आप जाके सुन लोगे। हम लोग यहां पर क्या है, इन्हीं के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ये क्या है, ये आपका जातीय राष्ट्रवादी उग्रवाद है, हमें यही तो पढ़ना टॉपिक। देखो हम लोग करने के वाले, हम लोग पहले जो कंसेप्ट है वो पढ़ेंगे, और कंसेप्ट को पढ़ने के बाद में जो फैक्ट्स है वो पढ़ेंगे, और एग्जाम में फैक्ट्स आने हैं। मैं आपको बताऊं, मैं आपको इस बात की गारंटी इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर ले रहा हूं कि मैं आपको जो बताऊंगा आप देखना एग्जाम में वही आएगा। नो डाउट 100% तो नहीं, लेकिन मोर देन 90% ये गारंटी मैंने इससे पहले भी कई बार ली है, और मैं उस चीज को प्रूव करके आया हूं। देखो कारण होता है, ये गारंटी जो मैं ले रहा हूं ये हर टीचर ले सकता है। कैसे? जब उसने एक डीप स्टडी कर रखी हो, PYQs जो उन पर अच्छे से काम किया हो, और पेपर का लेवल कैसा आता है वो प्री को देख के डिसाइड किया हो, है ना, और अदर चीजें करंट अफेयर में क्या क्या चल रहा है। हम लोग क्या सभी जो हमारी टीचर की टीम है, हम लोग यहाँ पर ऐसी चीजों पर काम कर रहे हैं, और काम करने के बाद में जो एक जिस्ट है, जो निचोड़ है वो आपको दे रहे हैं, ताकि आप कम समय में चीजों को बेस्ट तरीके से रेडी कर डालो और सिलेक्शन लो। हमारी तो भैया रहेगा ही हमारे भीतर के, आप सिलेक्शन लें, मतलब बड़ी खुशी होगी यदि आपको सिलेक्शन मिलेगा इस फील्ड में आकर, और हमारे माध्यम से मिलेगा तो, है कि नहीं? चलिए, जैसे आप देखो यहाँ पे कुछ उग्रवाद के प्रकार हो, जैसे कि अपना क्या है, एक अपना यहाँ पर है वामपंथी उग्रवाद, ये भी आपने बहुत सुना होगा, वामपंथी उग्रवाद। इसमें जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वो किसका है, वो है नक्सलवाद का। तो हम लोग क्या है, नक्सलवाद की जो समस्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे भैया। आपने आदिवासी उग्रवाद देखा हो, आप देखो ना सरकार करती क्या है, सरकार ने बजट बनाया, बजट में जो जल है, जमीन है, जंगल है, वो हथिया ली, आदिवासी वहां से आउट कर दिया, तो आदिवासी कौन बन जाते हैं, नक्सलवादी बन जाते हैं। यानी कि उनके भीतर क्या आ गया, एक वामपंथी प्रकार उग्रवाद आ गया, और वामपंथी प्रकार के उग्रवाद के आने की वजह से फिर क्या होती है, जो देश की आंतरिक सुरक्षा उससे कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। आजकल आप देखो चल रहा है, क्या चल रहा है, हैदराबाद की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, राजस्थान के अरावली की बात करें, आपके बिहार में जो जमीन है उसकी बात करें, ये बड़े बड़े जो पूंजीपति इनको दी जा रही है कम से कम दाम में, 1 रुपए के हिसाब से, बताइए 1 रुपए हेक्टेयर के हिसाब से। और वहां पर जो बेचारा एक आदिवासी जो कई साल से, कई पीढ़ियों से वहां पे रह रहे थे, उन्हें वहां से बेदखल कर दिया गया। अब बेदखल कर दोगे तो आप बताइए ना उनके भीतर किस प्रकार उग्रवाद आएगा, वामपंथी प्रकार उग्रवाद। क्योंकि ये जो वामपंथी उग्रवाद है ये किसको, नक्सलवाद को जन्म देगा। छत्तीसगढ़ में, पश्चिम बंगाल में और आंध्र प्रदेश कुछ हिस्सों में ये चीज बहुत ही थी, कॉमन रही थी, आज भी है, अभी भी ये खत्म नहीं हुई है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पर हम लोग चूंकि यहाँ पे क्या सिलेबस की बात कर रहे थे, तो आपको मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि मैं आपको पढ़ाने क्या क्या वाला, ठीक है। आइए आगे की ओर आते हम लोग। आप देखना अगला जो हमारा इसमें है टॉपिक वो है ये क्या, आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती उत्पन्न करने वाले। देखो वर्ड यहाँ पर क्या, आंतरिक सुरक्षा यानी कि इंटरनल सिक्योरिटी, कहां पर ये इंटरनल सिक्योरिटी, और बाकी इसके रोल को लेकर है ना, चुनौती उत्पन्न करने वाले अपने कौन से, बाह्य राजकीय कारक और गैर राजकीय कारक, यानी कि एक्सटर्नल और नॉन स्टेट फैक्टर्स। हम लोग पढ़ेंगे कि एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होता है, नॉन स्टेट फैक्टर्स क्या होता है, और जो इंटरनल सिक्योरिटी अर्थात आंतरिक सुरक्षा है वो क्या होता है। देखो सुरक्षा वाली बात यहां पर अगर आपसे की जाए तो क्या है, वो यहां पर आप लोग देखिएगा, ठीक है। मैं यहां पर आ जाता हूं इसको लेकर चीज को, तो बेटर रहेगा। यहां पर मैं आपको क्या, मैं यहां पर आपको सुरक्षा के बारे में कुछ बताने जा रहा हूं, यानी कि सिक्योरिटी के बारे में। तो जो ये वर्ड सुरक्षा है, सुरक्षा का मतलब होता क्या है, इसका सीधा मतलब होता है डर का अभाव। इसका सीधा सीधा मतलब क्या भैया, वो है डर का अभाव, या फिर आप बोल दो अधिकारों का उपभोग करने की क्षमता। क्या कह सकते हैं हम लोग यहां पर, अधिकारों का उपभोग
करने की क्षमता। ठीक है, अगर ये चीज आपको मिल पा रही है तो आप समझ जाइए आपको क्या मिली है, सुरक्षा मिली हुई है। एक एग्जांपल से इस बात को समझते हैं। मान लो इंदौर में जो एक बड़ा स्कूल है जहां पर बच्चे पढ़ने जाते हैं, वहां पर सिमी आतंकवादी संगठन के द्वारा एक अप्रिय घटना कर दी जाए, वहां पे बम फोड़ दिया जाए, तो बच्चे डरेंगे क्योंकि स्कूल के बाद बम फूटा है, कुछ बच्चे मर गए थे। तो जो पेरेंट्स है वो क्या है, अपने बच्चों को उस स्कूल में भेजने से क्या है, डरेंगे। उनके अंदर क्या डर का माहौल आ गया है, क्योंकि मुझे अभाव करना है, क्योंकि आंतरिक सुरक्षा को यहाँ पे क्या चोट पहुंची थी, इस चक्कर में क्या है ये चीज हमको देखने को मिली। तो आंतरिक सुरक्षा में करना क्या है, सरकार को अपने स्तर पर आकर चीजों को मजबूत करना है। अगर पता पड़ रहा है कि हाँ कहीं पर अप्रिय घटना हो सकती है, तो इंटेलिजेंस इतनी मजबूत रहे कि बता पाए कि हाँ यहाँ फला फला जगह पर ऐसा ऐसा हो सकता है, कृपया इससे पहले कि ये घटना हो इसे रोक लिया जाए, तो रोका भी जा सकता है। आप सभी लोगों ने धुरंधर मूवी देखी होगी। धुरंधर मूवी में रणवीर सिंह का जो रोल रहा था, वो रोल क्या था, 26/11 के हमलों के बारे में बताकर उसको रोकने का। अब वो अलग बात है कि फिर वो हमले में जो डेट वगैरह चेंज कर दी और अल्टीमेटली हमला हो गया, यानी कि देश की जो आंतरिक सुरक्षा थी उसे खतरा पहुंचा, किससे, आतंकवाद से। अभी आतंकवाद कहाँ था, हम लोग ये बात यहाँ पर अभी देखने वाले, थोड़ी देर के अंदर आते हैं, है कि नहीं। चलिए तो देखना यहाँ पर ये सुरक्षा को लेकर बात करी, और आप देखना ये जो सुरक्षा है इसी के तो प्रकार है, इसके तो दो प्रकार, कौन कौन से, एक होता है आंतरिक सुरक्षा, आपके सिलेबस में ये दिया हुआ है क्या, आंतरिक सुरक्षा, और एक होती है बाह्य सुरक्षा, जहां पर क्या है सीमा पर स्थित जो हमारी पुलिस बल है वो अपना काम दिखाती है। पुलिस बल क्या, वहां तो अल्टीमेटली सेना होती है। तो हमारे सिलेबस में बाह्य सुरक्षा नहीं है, हमारा सिलेबस में क्या है, आंतरिक सुरक्षा है। हमको अपनी सारी बातें कहां पर, इसी के स्तर पर आकर करनी है। मैं आपको बता दूं इतने सारे डायमेंशन यहाँ पर हैं, एग्जाम में जो भी क्वेश्चन यहां से आएंगे बहुत सिंपल आएंगे और आपसे बन जाएंगे। इनको मैंने डिजाइन ऐसे करके रखा हुआ है कि जब आपको ये मिलेगा आपको अपने भीतर क्या कॉन्फिडेंस आता चला जाएगा और आप चीजों को बनाते चले जाओगे। ठीक है ना। चलिए तो ये अपना क्या पे टॉपिक है, कौन सा, आंतरिक सुरक्षा। मानसिक सुरक्षा भी होती है, सामाजिक सुरक्षा भी होती है, धार्मिक सुरक्षा भी होती है, लेकिन जो आर्थिक है, सामाजिक है, मानसिक है, राजनीतिक सुरक्षा ऑटोमेटिक कहां पर, इसी आंतरिक के अंदर आ जाती है। हम लोग क्या उनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे आपको पता धार्मिक सुरक्षा, ऐसा कहते हैं कि भारत देश में वर्तमान में जो मुसलमान है वो सुरक्षित नहीं है, वो किसका पार्ट है, वो इसी आंतरिक सुरक्षा का ही पार्ट है। अलग से धार्मिक सुरक्षा हमारे टॉपिक में है ही नहीं, वो कहां पर, इसी में इंक्लूडेड है। उसको लेकर प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में। जैसे आपको पता भी हाल ही में उत्तराखंड के कोट द्वार में एक मामला आया था, जिसमें एक मुसलमान था, उसकी दुकान थी, उसमें जो बाबा नाम लिखा था उसे हटाने की बात की जाती, तो वहां पे एक हिंदू व्यक्ति आ गया था, दीपक कुमार, जो खुद का नाम मोहम्मद दीपक बता रहा था, है कि नहीं। वो क्या चीजों को शांत करना चाहता था, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, उसी पर बेचारे पे दिक्कत आ गई आते आते। और आज ये हो गया कि वो एक जिम का मालिक था, जिम में यहाँ पर 150-200 लोग एक टाइम पर आते थे, उस जिम में आज 15 से 20 लोग एक टाइम पर आ रहे हैं, यानी उसके रोजगार पर असर पड़ गया। आप सोचिए, व्यक्ति के रोजगार पर जब असर पड़ेगा तो रोजगार पर असर पड़ने के बाद में उसके भीतर क्या, रोष आएगा, निराशा आएगी, और यही रोष और निराशा किसको, उग्रवाद को जन्म देगी। और जब भी देश में उग्रवाद आएगा तो देश की आंतरिक सुरक्षा से समझौता होगा, प्रोटेस्ट किए जाएंगे। अंकिता भंडारी केस आप सभी लोग जानते होंगे, बहुत चर्चित अंकिता भंडारी केस, जो किससे, उत्तराखंड से संबंधित है कि नहीं है। तो चलिए हम यहाँ पर ये बात करेंगे। चलिए देन हम यहाँ पर, आप देखना जो लिखा हुआ पॉइंट अपना क्या है वो ये, आप देखो कैसे इससे लिंक्ड है। मैंने यूपीएससी वाला खोला, दो पूरे है यहाँ पर, आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती उत्पन्न करने वाले शासन विरोधी तत्वों की भूमिका। बस इनने यहाँ पे ऐसे लिख दिया, शासन विरोधी तत्व, है कि नहीं। बस इसको यहाँ पीछे थोड़ा सा डिफाइन कर दिया गया, और कुछ नहीं किया गया। इनने क्या बोल दिया, इनने बोल दिया बाह्य राजकीय और गैर राजकीय कारक, चुनौती उत्पन्न करने वाले बाह्य राजकीय और गैर राजकीय। तो देखो यहां पर आप देखना, चुनौती उत्पन्न करने वाले बाह्य राजकीय कारक, चुनौती उत्पन्न करने वाले बाह्य राजकीय कारक, चुनौती उत्पन्न करने वाले बाह्य राजकीय कारक। जब मैं आपसे बाह्य राजकीय कारक की बात करता हूं तो यहां पर आप देना दो देश हैं जो आपको देखने को मिलने वाले। सबसे पहला यहां पर है पाकिस्तान, नापाक पाक, दैट इज पाकिस्तान। तो जो नंबर 1 है वो तो यहां पर कौन है, वो है पाकिस्तान।
ये जो पाकिस्तान है ये क्या चलाता है? ये चलाता है राज्य प्रायोजित आतंकवाद। क्या चलाता है? ये चलाता है राज्य प्रायोजित आतंकवाद। हमको इसके बारे में डिटेल में बहुत सारी जो बातें हैं वो पढ़नी है। आप देना पाकिस्तान की जो सरकार है ये अपने अंडर में दो चीजों रखी है। किनको? ये रखी एक डीप स्टेट को अपने साथ में, और एक रखी एजेंसी का नाम है आईएसआई। ये जो डीप स्टेट है यहां पर इनके सारे नेता और जो सेना है वो आ जाती है, और वो जो भी नीति भारत खिलाफ बनाती है किसको लेके? आतंकवाद को लेके, उसका जो क्रियान्वयन है किसके माध्यम से? इस आईएसआई के माध्यम से करवाती है। तो सीमा पार से वो जो सीमा एक समय नहीं आ रही थी भारत देश में, क्या पता इन्होंने करवाया हो। हालांकि मैं सीमा की चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन सीमा पार से जो आतंकवाद कहां पर? भारत देश में आता है, वो उसके लिए जिम्मेदार जो कौन है? वो यही दो लोग हैं, जिसे कौन? ये पाकिस्तान इस समय क्या कर रहा है? पोषित कर रहा है। आप देखना यहां पर हिंसा के साधन के रूप में ये लोग करते क्या है? ये लोग हिंसा के साधन के रूप में, हिंसा के साधन है, कुछ आतंकवादी संगठन है इनका ये क्या करते हैं? यूज करते हैं, जैसे कि जैश ए मोहम्मद, जैसे कि लश्कर ए तैयबा। तो जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा बड़े फेमस संगठन है, और फेमस कैसे? आतंकवाद के नाम पर। ये लोग इनका उपयोग करते हैं क्या? भारत की आंतरिक सुरक्षा को खतरा पहुंचाने के लिए। हमको ये विभिन्न प्रकार के जो आतंकवादी संगठन हैं इनके बारे में पढ़ना है। अलकायदा क्या होता है, जैश ए मोहम्मद क्या है, लश्कर तैयबा क्या है, ये सारी बातें हम कहां पर? अपने टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। किसको? इसको। और प्रश्न आप देना यहीं से क्या बनकर आने वाले हैं। हमने अभी देखा कि हिंसा का साधन वो क्या था? जैश ए मोहम्मद था, लश्कर तैयबा था। आपको पता है ये वो लोग जिन्होंने 2001 में संसद पे हमला किया, 26/11 करवाया, पुलवामा हमला करवाया, और अभी रिसेंटली इन लोगों ने जो हुआ था पहलगाम हमला वो करवाया, पहलगाम हमला। ये सब इन्हीं की देन है। गुस्सा आती, बहुत भयंकर गुस्सा आती कई बार, तो मतलब खून खौलता है एक पल के लिए कि चल क्या रहा है। मन करता है कि सीमा पार जाकर खुद ही मार मूर कर आ जाए इन लोगों को, ये मन करता है। लेकिन क्या करें, अपन अभी खुद ही मजबूर है, खुद की व्यवस्था अपन चाक चौबंद नहीं कर पाए, तो फिर इनका क्या कर पाएंगे। लेकिन हाँ, जहां पर सरकार और सेना आती है तो फिर विनाश करके आती है, शानदार सर्जरी कर कर आती है लोग। अभी अब देना सर्जरी तो अभी और भी होनी है, तरीके से होनी है। कैंसर है, कैंसर पाकिस्तान देश तो कैंसर है, आप ये मान लो पूरे पूरे इस पे पृथ्वी पर, और इस कैंसर को जल्दी खत्म किया जाएगा, आप देखना बहुत जल्दी। चले खैर, आप देना एक अगला जो यहां पर है इसी के अंतर्गत, वो कौन है? वो है ये चीन, चालाक चीन, जिसे हम लोग बोलते क्या? चालाक चीन। चीन बड़ा ही कर्रा वाला है भैया। चीन क्या करता है? ये एक सतत रणनीतिक खतरा इसका निर्माण करता है। किसका? सतत यानी कि लगातार रणनीतिक खतरा इसको बनाता है भैया। किसके खिलाफ? भारत के खिलाफ। ये इसकी दिक्कत है, किसकी? चीन की। इसमें चीन करता क्या है? क्योंकि हमको यहां पर इन्हीं बातों को पढ़ना ना, और क्या करना है, ठीक है। जैसे आपने ना LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, अक्साई चीन वाला रीजन, आप लोगों ने अभी इस समय न्यूज में सुन रखा होगा। राहुल गांधी संसद में क्या है, इस पर बहुत बहस भी करना चाह रहे हैं। नरवणे जी की जो किताब थी उसको लेकर उन्होंने क्या डिस्प्ले भी कर दिया। वो अलग बात, उन्होंने क्या परमिशन उस प्रकार से मिल नहीं पाई, लेकिन फिर भी उन्होंने किया अपने स्तर पर जो भी करा है कि जैसे आप देना LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, यहां पर क्या है? सलामी स्लाइसिंग जो टेक्निक फॉलो की जाती है, सलामी स्लाइसिंग। ये जो सलामी स्लाइसिंग है हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे होता क्या। अपने पड़ोसी देश को परेशान करने के लिए क्या छोटी छोटी विवादित बाउंड्री पे क्या कब्जा करते हैं ना, धीरे धीरे करके, रेंग रेंग। इसी हम लोग क्या बोलते हैं? सलामी स्लाइसिंग बोलते हैं। एक वर्ड आता अपना यहाँ पे क्या? ग्रे जोन वारफेयर। उस वर्ड का नाम क्या? उसका नाम है ग्रे जोन वारफेयर। इसमें वो जो दुश्मन देश है अपने विरोधी देश के यहां पर क्या है, कुछ आतंकवादी गतिविधियां करवाएगा उसे परेशान करने के लिए, या फिर उसकी टेरिटरी पे धीरे धीरे कब्जा करेगा, लेकिन सीधे युद्ध नहीं करेगा। पाकिस्तान हमसे सीधा युद्ध नहीं करता, चाइना हमसे सीधा युद्ध नहीं करता। ये लोग जनरली क्या है? ग्रे जोन वॉरफेयर को फॉलो करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे ये ग्रे जोन वॉरफेयर ये होता क्या है। इसमें कभी भी दूसरे देश के साथ में क्या है, सीधा युद्ध नहीं किया था, कुछ ऐसी गतिविधि की जाती है जिससे क्या हो, वो देश परेशान हो जाए। जैसे कि आतंकवाद, जैसे कि फेक करेंसी का उपयोग करवाना,
जैसे कि उसकी जो टेरिटरी वहां पे कब्जा करना। LAC इस समय क्या है, यही चल रहा है। हम लोग यहाँ पर इनके बारे में चर्चा करेंगे। इन पर काफी अच्छे प्रश्न है जो क्या है एग्जाम में जाकर बनते हम देखेंगे, है ना। आप सभी को जो गलवान झड़प है इसके बारे में अच्छा पता होगा। एक मूवी भी आई शायद, मुझे लग रहा है शायद सलमान खान की इस कोई मूवी भी आई है गलवान झड़प को लेके, मुझे नाम पता नहीं, लेकिन हाँ कोई मूवी आई है। गलवान जो घाटी में जो भी हुआ था उस समय उस चीज को लेकर बढ़िया कूटा था हमारे सैनिकों ने भाई, चीनियों को दिखा दी उनको उनकी औकात कि बेटा तुम छोटी आंख वाले हो, तुम छोटी आंख वाली बने रहोगे, हमसे आगे नहीं निकल पाओगे बेटा, है? आप देखो जो POK है कि नहीं, POK में क्या बना दिया, CPEC बना दिया है चाइना ने, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अरे भैया वो विवादित क्षेत्र है, आपकी हिम्मत कैसी वहां पर ये बनाने की। तो ये बात कहां पर, ये इसके अंतर्गत आती है, वाया वाली बात है यहाँ पर, वाया के अंतर्गत ये वाली बात आ रही है जो कि हमको पढ़ना अच्छे से, है ना। आप देखो साइबर हमले, साइबर हमले, अरे भाई साहब इस मामले में जो चाइना है वो तो भैया बहुत आगे। इनकी यूनिट कौन सी, PLA यूनिट 61398, PLA यूनिट 61398, 61398। ये क्या करती है, ये करती है डेटा चोरी। ये इनकी पूरी पूरी ये क्या है, आप मान लो हैकिंग पूरी वो इनकी यूनिट। PLA इनकी पीपल्स लिबरेशन आर्मी, चाइना की अपनी, चाइना देश की अपनी आर्मी नहीं है एक्चुअली, वो जो आर्मी ना वो सरकार की आर्मी, कम्युनिस्ट पार्टी की आर्मी है वो, ध्यान रखना बात। चाइना देश की आर्मी, चाइना देश की आर्मी नहीं है, वो कम्युनिस्ट पार्टी की आर्मी है। 1989 में जो थियानमेन चौक घटना हुई थी उसमें जब आर्मी से कहा गया कि चला दो टैंक, चला दो गोलियां, आर्मी ने सोचा नहीं था कि ये मेरे देश के नागरिक है। उन्होंने क्या बोला, अरे भैया कम्युनिस्ट पार्टी का क्या हुक्म आया, निपटा इन सबको, लाइन से निपटा दिया। अपने यहाँ पर यदि मान लो सरकार बोल दे ना कि अगर मान लो किसान आंदोलन कर रहे हैं कहाँ पर, दिल्ली में, और सेना से कहा गया किसान गोली मार दो, सैनिक सोचेगा 100 बार कैसे मारते गोली, हम मार ही नहीं पाएंगे भैया, वो मेरे देश का नागरिक है, किसान है, मेरा पेट भरता है, मैं उसे गोली कैसे मार दूं। चाइना की आर्मी ये चीज नहीं सोचती क्योंकि वो देश की आर्मी नहीं है, वो कम्युनिस्ट पार्टी की आर्मी है। तो आप दोनों दो प्राय अपनी यूनिट बना रखी है, एक तो अपनी क्या है PLA यूनिट 61398 जो क्या करती है, डेटा को चोरी करती है, क्या करके, साइबर हमले करवा कर, है कि नहीं। आप एक यहां पर क्या है PLA यूनिट 614, PLA यूनिट 61486, 61486 करके ये क्या करती है, ये जो एरोस्पेस और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है, क्या कह रहे हैं आपसे, एरोस्पेस और जो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है उस पर ये अटैक करती है भाई साहब। सोचो अपने जो सैटेलाइट एजेंसी हम लोग क्या घर में देख रहे हैं, सास बहू और साजिश, रसोड़े में कौन था उसी को हैक कर दिया, वहां पे कुछ और डाल दिया अपने चाइना वाला, चिंग पिंग पाव 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 ये चल रहा हो। तो ये किसके माध्यम से, इस हैकिंग यूनिट के माध्यम से क्या है चाइना संपन्न करवाता है। हम लोग इन सब के बारे में यहाँ पढ़ने वाले हैं, नो डाउट प्रश्न यहां से बन सकते हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। हमको हर चीज के लिए क्या रहना है बेटा, रेडी रहना है। MPSI का जो प्री का पेपर आया था ना, बड़ा अप्रत्याशित पेपर आया था, किसी ने नहीं सोचा था कि पेपर इस प्रकार का, इस लेवल का भी आ सकता है। हमको हर लेवल के लिए यहाँ पे मेंस में क्या रहना है, तैयार रहना है। इतनी गारंटी तो मेरी है भाई साहब कि मैं आपको इंटरनल सिक्योरिटी जो बताऊंगा ना प्रश्न वहीं से बनेगा, आप देख लेना। करंट अफेयर पर जो काम किया गया ना आपके लिए, और जो काम आपको दिखेगा आप देख के समझ जाओगे हाँ भाई साहब मैटर तो मिला है, नो डाउट बहुत गजब मिला है। करंट अफेयर वाला खेल है। आप जो ना ये जितना अपन यहाँ पे देख रहे हैं इसमें पूरा करंट अफेयर ही आने वाला है, और एग्जाम में जो प्रश्न है वो इस टॉपिक के करंट अफेयर से आएंगे। जो होते ना अपने पारंपरिक प्रश्न, ट्रेडिशनल क्वेश्चंस, वो नहीं आएंगे। करंट अफेयर्स क्या चल रहा है वर्तमान में उसको लेकर प्रश्न, मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर, फेक करेंसी को लेकर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेके, ड्रग ट्रैफिकिंग को लेके, वेपन की ट्रैफिकिंग को लेके, इन पे प्रश्न बनने वाले हैं। हम लोग ये चीज यहां पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं हम लोग यहाँ पर। देन अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, तो मैं आपको वापस से यहाँ पे सिलेबस पे लेकर आता हूँ, ESB के सिलेबस पे। तो आप देखिए ये वाली बात यहाँ पर हो चुकी है कि नहीं। देन अगला यहाँ पर हमारा क्या वो है, संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को चुनौती। क्या कह रहे हैं आपसे, संचार नेटवर्क मतलब जो संचार नेटवर्क है कि ये कैसे, है ना, चुनौती लेकर आ रहा है। इसमें मीडिया आता है, सामाजिक साइट्स आती है ना। आप देखो यहाँ पे चैलेंजेस टू द इंटरनेट सिक्योरिटी थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, रोल ऑफ मीडिया एंड सोशल नेटवर्क साइट्स इन इंटरनेट सिक्योरिटी चैलेंजेस, बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, मनी लॉन्ड्रिंग एंड इट्स प्रिवेंशन। ये सारी बातें कहाँ है, हमको यहाँ पे करना है, धन शोधन और से रोकना,
मैं यहाँ पर क्या है इसकी बात आपको बताने जा रहा हूँ। जिस देखो ना आप, मैं जब आपसे क्या आप देना ये चीज कहां पर यहाँ भी लिखी हुई है, कहाँ गया भैया अपना ये रहा सिलेबस, एक मिनट रुकना मैं इसको जरा यहाँ पे लेकर आ जाऊं ताकि मुझे दिक्कत नहीं आए। देखो यहाँ पे लिखा संचार, ये तो ना आप पूरा ऐसे एज इट इज कॉपी कर दिया, पूरा कॉपी, कंप्लीट कॉपी है यहाँ पर, कंप्लीट जो लिखा है ना पीछे पूरा एज इट इज कॉपी कर दिया। ले भाई साहब उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया चीनियों की तरह भाई, हट कॉपी पेस्ट। यूपीएससी के जीएस पेपर 3 में जो ये लिखा हुआ है एज इट इज कहां पर आपके एमपीएसआई में ईएसबी द्वारा क्या चिपका दिया गया है। गजब का कॉपी पेस्ट किया भाई साहब, गजब टोपीबाज है यार। चलो खैर ठीक है, अच्छी बात है। हम तो चाहते भी हैं कि अब जो एसआई हमारे यहां से बन के निकले बहुत ही तगड़े वाले बन के निकले। हम चाहते हैं उनकी नॉलेज जो है बहुत ही अपर लेवल की रहे। चलिए तो आप देखना, मैं जब यहां पर आपसे क्या संचार नेटवर्क की बात करता हूं, ठीक है, आइए संचार नेटवर्क हम लोग यहां पर आते हैं। तो संचार नेटवर्क में हम लोग यहां पे क्या क्या देखने वाले हैं और क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अब देखना बातें लगभग क्या कॉमन निकल के आने वाली, जैसे आप देखना साइबर वॉरफेयर, पहला यहां पर अपना क्या है साइबर वॉरफेयर एंड एस्पियोनाज, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या जासूसी, इसी को हम लोग कहते हैं क्या जासूसी। हम लोग इसके बारे में पढ़ाई करेंगे, विभिन्न प्रकार के जो साइबर हमले जो कहां पर भारत पर हुए हैं, हम यहां पर इनकी चर्चा करने वाले हैं भाई साहब। जैसा आपको पता है जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, है क्या नहीं है, जिसमें क्या हमने पाकिस्तान को थोड़ा पीटा, वही ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था उस समय पाकिस्तान के जो हैकर्स हैं इन लोगों ने भारत की दो कंपनियां, भारत कितनी कंपनी, दो कंपनी, एक तो हमारी क्या थी HAL अर्थात हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, दूसरी हमारी क्या थी इंडियन रेल में, भारतीय रेल, इंडियन रेल में भारतीय रेल। इन पर क्या करे इन लोगों ने, इन पर करे थे साइबर हमले, क्या किए थे साइबर हमले किए थे, जिसमें इन्होंने यूज किया किसका DDoS, इसे हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज। भयंकर अटैक करे, बॉट्स अटैक करवाए थे इन लोगों ने, किसने पाकिस्तानियों ने, क्योंकि ये ऑपरेशन चल रहा था ताकि क्या हम लोग यहां पर शिफ्ट कर जाए। हालांकि अलग बात है कि इनके जो हैकर है वो खत्म प्रकार के, अपने वाले और कर रहे प्रकार के, कर लो बेटा क्या कर लोगे, ज्यादा कोई हमारा ये बिगाड़ नहीं पाते उस टाइम पर। हम तो आज भी जैसे अपना हल चला रहे थे पहले वो आज भी चल रहा है, जो रेलवे चली थी वो आज भी चल रही है। हाँ बाकी रेल वाले बनते हैं अपन उनकी बात यहाँ पर नहीं कर रहे भैया, ठीक है ना। चलिए देन एक चीज देखना आपको, मैं एग्जांपल बताऊं यहाँ पे एग्जांपल, जैसे कि भांति भांति प्रकार के जो रैंसमवेयर अटैक होते हैं, रैंसमवेयर हमले, फिरौती के लिए पैसे मांगना, आपको मालूम है ये बात कब की 2022 की, 2022 में एम्स में इस प्रकार का हमला हुआ था, डेटा चोरी हो गया था और वहां पे क्या कहा गया कि मुझे इतने पैसे दो या इतने बिटकॉइन दो और मुझसे डेटा वापस ले लो वरना मैं डेटा पूरा उड़ा दूंगा। तो ये हम लोग रैंसमवेयर हमले इनकी चर्चा करेंगे। आपको मालूम है जब लॉकडाउन लगा था भारत देश में, ये बात है अप्रैल 2020 की, तो चाइना ने महाराष्ट्र में ब्लैकआउट करवा दिया था, क्या करके हैक करके, साइबर हमला करवा के। वही यूनिट कौन सी थी PLA 6139 जिसने ये काम किया था, ठीक है। चलिए मेरे ख्याल में आपको मेरी बात यहां पर क्या है समझ में आ गई होगी। आइए हम तो यहां पर थोड़ा और आगे की ओर बढ़ते हैं। तो देखो ये टॉपिक से जो आपको मैं बता रहा हूं जिनके बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ धन शोधन है, मनी लॉन्ड्रिंग है, यदि आपको इसका थोड़ा फोटो में दिखा पाऊं, एक्चुअली मेरे पास PPT थी इसकी चलने वाली, कहाँ गया ये, देखिए आंतरिक सुरक्षा को लेकर यहाँ पर ये पूरा था चाइना को, जो मैंने आपको बताया 6139, ये वो लोग तो भैया, ठीक है ना, जो क्या वांटेड लिस्ट में किसकी FBI की, जो US की बेस्ड एजेंसी है, ठीक है। चलिए तो ये रहा संचार नेटवर्क, आप देखो ये कैसे आपका पैसा चुरा लिया था, फेक न्यूज, ये यहाँ पर जो बात है किसको लेकर है, ये फेक न्यूज को लेकर भैया। अगर मान लो फेक न्यूज अगर फैल गई तो कितनी बुरी फैलती है, आपको पता है फेक न्यूज के फैलने से धार्मिक उन्माद, जाति उन्माद कितना खतरनाक फैलता है, मॉब लिंचिंग हो जाती है। पता पड़ा मांस काटा था किसका, किसी और जानवर का, मान लो वो जानवर क्या है गाय नहीं हो, लेकिन क्या फैला दिया कि गाय का मांस काटकर फला फला गाड़ी में ले आया जा रहा है, पता पड़ा मांस गाय का नहीं था वो किसी और का मांस था। लेकिन मान लो फेक न्यूज फैल गई, पहुंच गई, लोग क्या लाठी डंडे लेके खड़े हो गए, तो मारना पीटना कर दिया चालू बंदे को, बिना सोच समझे, क्योंकि फेक न्यूज आई थी इसीलिए।
आजकल आप लोग देखते होंगे, आपने कितने न्यूज चैनल देखे होंगे, उस न्यूज चैनल को देख के को मालूम पड़ता होगा ये जो एंकर बैठे किसी फालतू की बकलोल कर रहे हैं, पता ही नहीं है, लगे हुए फालतू की बातें मार रहे हैं। अंजनोम कश्यप आज तक की न्यूज एंकर है, धर्मेंद्र जी को जिंदा रहते मार देता, बताइए। राजनाथ सिंह ने भी धर्मेंद्र जी जिंदा रहते मार देता, बताइए। तो फेक न्यूज बड़ी खतरनाक होती भाई साहब, फैलती है तो सोचो व्यक्ति उससे क्या क्रॉस चेक भी नहीं करता, सीधे क्या अपनी प्रतिक्रिया देना स्टार्ट कर देता है। ये क्या है, ये संचार नेटवर्क क्या है, एक बड़ी दिक्कत है भैया, मैं आपको बताऊं जो होती है ना, व्हाट्सएप है, गूगल है, फेसबुक है, इनसे ये फैलती है। मनी लॉन्ड्रिंग, धन शोधन, ये बड़े खतरनाक है भाई साहब। कैसे पैसे का यूज, जो मनी लॉन्ड्रिंग है, इस पैसे को कहां पर, इसकी जो यूज है कहां पर, वो टेरर फंडिंग में कर दी जाती है। हम लोग यहाँ पर इसकी पूरी चर्चा करेंगे। होता क्या है, इसको लेके क्या सरकार ने कानून बनाया, PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, हम उसकी चर्चा यहाँ पे करने वाले हैं। उस पर क्वेश्चन बनते एग्जाम में। अब देखो टॉपिक आपके पास में यार, इन्हीं से प्रश्न बनकर आएगा जो बनकर आएगा, और करंट अफेयर चल रहा होगा ना आप देना, उस पर प्रश्न बनकर आएगा जो बनकर आएगा, है कि नहीं। चलिए देन आगे आइएगा। अगला अपना यहाँ पे क्या है, वाया एवं आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे, इश्यूज ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल सिक्योरिटी। तो देखो अभी अभी पीछे आपको मैंने जो कुछ भी बताया था, है कि नहीं, जितना कुछ आपको मैंने बताया था, ये सब कुछ से क्या कनेक्टेड है। जो वाया मुद्दे हैं उनकी हम थोड़ी बहुत बात करें, किस रूप में, इस रूप में जवाब देना अपने यहाँ पे मैरिटाइम सिक्योरिटी, यानी कि ये अपनी क्या है, समुद्री सुरक्षा है। तो मैं यहाँ पर कुछ बातें किसे इस बारे में करूंगा। चीन पाक की बातों को मैंने बताई दी थी, जो सीमा पार आतंकवाद है, सीमा पार जो खतरे हैं, ये सीमा वहां से आ गई थी, इस चक्कर में हम इनकी भी क्या थोड़ी सी चर्चा करेंगे, है कि नहीं। साइबर स्पेस, मिलिट्री, इन सबको लेके, मनी लॉन्ड्रिंग, साइबर सिक्योरिटी, ये सब किस प्रकार से हमारी आंतरिक सुरक्षा को चोट पहुंचाती है, हम ये सब कुछ यहाँ पे जाके देखने वाले हैं। उग्रवाद हुआ, आतंकवाद हुआ, साइबर सुरक्षा हुई, धन शोधन हुआ, संगठित अपराध हुए, ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी हुई, सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज, ये हालांकि आपके टॉपिक में नहीं है, मैं आपको बताऊं, लेकिन फिर भी इसके बारे में हल्की फुल्की बातें तो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि BSF का गठन किस वर्ष हुआ था और उसके हेड है इस समय कौन है। हम लोग इतना तो पढ़ेंगे इनके बारे में। अगर मान लो गलती से प्रश्न आ गया तो फिर आप क्या करोगे भाई, आप तो ये मान लेना कि वो जो प्रश्न वो कांस्टेंट GS से आ गया, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, इसमें डाउट वाली बात नहीं है, ठीक है, ठीक है ना। चलिए देन अगला आप यहाँ पे संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड टेररिज्म। जी 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 सर, ठीक है। आप देखिएगा यहाँ पर, आप अगर देख पा रहे हैं, ये ड्रग तस्करी को लेकर है, ड्रग ट्रैफिकिंग को लेकर हम लोग ड्रग ट्रैफिकिंग के बारे में भाई साहब बहुत डिटेल में क्या है चर्चा करने वाले हैं। आप सभी को पता होगा पाकिस्तान वाली बात थी, पाकिस्तान है, ईरान है, अफगानिस्तान है, यहां पर हमें क्या है क्रीसेंट, एक जो ट्रायंगल है वो देखने को मिलता है, क्रीसेंट ट्रायंगल यानी कि अर्धचंद्राकार अपना त्रिभुज, गोल्डन ट्रायंगल, ये हमें कहां पर, म्यांमार, थाईलैंड और लाओस, इस साइड पे क्या है देखने को मिलता है कि नहीं। तो म्यांमार से जो ड्रग आ रहा है और पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान जो ड्रग आ रहा है, हम इनकी चर्चा यहाँ पे करने वाले हैं। हम पढ़ेंगे पूरा पूरा कि वो ड्रग कैसे क्या था, पंजाब में एंटर करता है, कैसे पंजाब के युवा है उनका जो करियर है, उनका जो जीवन है वो ड्रग के माध्यम से बर्बाद किया जा रहा है। बहुत खतरनाक होता है। यदि आपको किसी परिवार के लड़के को बर्बाद करना है, कुछ मत करो, उसे नशे की लत डाल दो, बस अपने आप बर्बाद हो जाएगा। इतना खतरनाक होता है भैया नशा। बात समझ में आई कि नहीं आ रही है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे अगला क्या है, ये भाई वेपन ट्रैफिकिंग है। ये क्या है, वेपन ट्रैफिकिंग यानी हथियारों की तस्करी, हथियारों की तस्करी। तो हथियार भैया खरीदे बेचे जाते हैं किसके लिए, टेरर यानी कि आतंक को फैलाने के लिए, टेरर क्रिएट करने के लिए, है ना। यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सोचो आपको पता होगा दिल्ली में घटना बहुत हो रही है भयंकर, दिल्ली में बच्चों को किडनैप कर लिया जाता है भाई साहब, और बच्चियों को जो लिवर है, किडनी है, हार्ट है, ये निकाल के बेच दिया जाता है अच्छे खासे दामों में। पता नहीं पड़ता, इतने सारे मिसिंग केसेस से पता नहीं पड़ पाता। आपको मालूम है अभी हाल ही में दिल्ली की पुलिस ने एक लिस्ट निकाली थी जिसमें उन्होंने बताया कि हमारे पास इस क्वार्टर में इतने मिसिंग केस थे। उन्होंने ये बताया कि केस कम हो गए, पहले केस बहुत ज्यादा है, अभी कम हो गए, 800 करीब रह गए, जबकि 800 भी अपने आप में एक बहुत बड़ा क्या है डेटा है। वो कम क्यों हो गए, क्योंकि वहां पे जो रिपोर्टिंग थी वो कम हुई, इस चक्कर में पता नहीं पड़ पाता क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। लेकिन वो क्या है, देश की आंतरिक सुरक्षा को जो चुनौती है वो तो भैया देता ही देता है, आपको बात पता होगी अच्छे से।
देन अगला अपने यहाँ पे क्या है, फेक इंडियन करेंसी नोट्स का इशू है ना, फेक इंडियन करेंसी इशू। पाकिस्तान में जो नकली नोट बनता है उसे कहां, नेपाल भेजा जाएगा, और नेपाल के रास्ते कहां, भारत में एंटर कर जाता है। हम लोग कनाडा देश से जो पेपर खरीदते हैं नोट बनाने के लिए, सेम उसी पेपर का पाकिस्तान भी कनाडा से लेता है, भारतीय करेंसी को प्रिंट करता है, उसे कहां, नेपाल भेजता है, और नेपाल से कहां, भारत में फैला देता है। देश सोचिए 2500 साल पहले चाणक्य जी बात बोल गए थे कि यदि किसी देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करना है, या बोलो देश को बर्बाद करना है, तो बस उसकी अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचा दो। और आज के टाइम पे जितने भी देश हैं इनकी अर्थव्यवस्था किससे चल रही है, वो चल रही है उनके करेंसी नोट से। तो नकली करेंसी क्या इनपुट कर दो, खत्म, देश अपने आप खत्म हो जाएगा। ये भैया सेंट्रल बैंक है, सरकार है, वो डिसाइड कर दी एक साल में कितना नोट चलना चाहिए, ताकि क्या हो, संसाधन पे जो कब्जे हैं वो सही ढंग से बने रहे, वो यहां वहां डिसबैलेंस ना हो। यदि क्या फेक करेंसी बाजार में जाएगी तो फिर क्या होगा, संसाधनों पर अत्यधिक दबाव आ जाएगा, और इस चक्कर में एक डिसबैलेंस ये देश में बन जाएगा। बड़ी समस्या जाएगी भैया। ब्रेड का पैकेट जो 15 या 20 रुपए का आता है, पता पड़ा वो 1500 या 2000 का आ रहा है, यदि फेक करेंसी कहां पर, इंडिया में फैल गई। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हम यहाँ पर क्या इन्हीं की चर्चा करेंगे। ये पूरा गठजोड़ है, आप देखना लिखा है यहाँ पे आपका संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच संबंध। तो देखो ये अपराधी तो है और ये संगठित है, इसे देश में भी बंदा कर रहा है। जैसे मान लो व्यक्ति किडनैप कर लिया, किडनैप करने वाले की किडनी है, लिवर है, हार्ट है, ये बेचेगा दूसरे देश में ले जाकर, तो संगठन तो है ना, तभी तो क्या वो निकाल के दूसरे बेचने वो कामयाब हो पाया और पैसा वहां से लेकर आ पाया। हर चीज को लेकर ये वाली बात है, मैं आपको बताऊं, है क्या नहीं है? चलिए आगे आते हैं हम लोग यहाँ पर अगली बात की ओर। जब हम देखे तो देखो यहाँ पर डायरेक्ट लिखा हुआ भैया, कहाँ गया, संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच संबंध, डायरेक्ट लिखा है डायरेक्ट, और ये कहां पर आपके ईएसबी में लिखा हुआ, संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच संबंध। तो अभी अभी आपको मैंने जो बातें बताई, हम लोग क्या करने वाले, इन सबको यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। आपको मैंने जो आतंकवाद बताया, आपको मैंने जो क्या कहते हैं अपना ह्यूमन ट्रैफिकिंग बताया, हथियारों की तस्करी बताया, अपनी मैरिटाइम सिक्योरिटी बताई, इसके अलावा देश में जो प्रोटेस्ट होते हैं, जो अलगाववादी संगठन है ना, ये जो उग्रवाद है, लेफ्ट विंग, LWE जिन्हें कहा जाता है ना, यदि मैं आपसे कहूं LWE, जो वर्ड यहाँ पे है वो है क्या, LWE, यानी कि इसे हम लोग बोलते हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके बारे में बातें बहुत डिटेल में देखने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम में क्या है, इन पर से अच्छा क्वेश्चन बनेंगे। रेड कॉरिडोर आपने सुना होगा वर्ड, लाल गलियारा, है क्या नहीं है? आपने नक्सलिज्म ये वर्ड सुना होगा, नक्सलवाद। तो ये सब क्या है भैया, ये सब खतरे हैं देश की, किसके लिए, आंतरिक सुरक्षा के लिए, और आपको क्या है इन्हीं से निपटना है और इन्हीं के बारे में क्या करना है, बातों को पढ़ना है क्या नहीं है ये चीज। चलिए तो देखना यहाँ पर मैं कुछ प्रश्न आपके लिए लेकर आया था, जैसा आप देखना एक टॉपिक यहाँ पे कौन सा, लोकतंत्र में पुलिस सेवा की भूमिका। हालांकि ये पीडीएफ फाइल है, मेरे पास की पीपीटी फाइल थी, पीपीटी से बोर्ड में काम नहीं कर पा रही थी, वरना पीपीटी थी वो अलग में आता। अब देखने क्वेश्चन ये आया हुआ है, लोकतंत्र में पुलिस सेवा की मुख्य भूमिका क्या है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बड़ा सिंपल सा, आप अगर आप देखोगे, आप पढ़ोगे ना, बड़ा सिंपल सा आंसर है। हालांकि एग्जाम में अब इस प्रकार के प्रश्न नहीं आने वाले, ये काफी पहले पुराने प्रश्न है जो किसी एग्जाम में जाकर आए थे, मुझे मिले, मैंने यहाँ पे आपको लाके दिखाया। ठीक है, जो यहाँ पर टॉपिक कौन सा, पुलिस सेवाओं की भूमिका वाला है कि नहीं। हम तो यहाँ पर क्या करने वाले हैं, भांति भांति प्रकार की जो पुलिस सेवाएं हैं वो कब आई थी, किस वर्ष आई थी, वो होती कौन कौन सी है, किस वर्ष आई थी, वो देखेंगे, और बाकी रोल देख लेंगे क्या और क्या नहीं। बाकी अगर मान लो उस पर लेकर प्रश्न बनेगा, इस प्रकार का बनेगा, बड़ा सिंपल सा प्रश्न बनेगा और आपसे सॉल्व हो जाएगा, आपको दिक्कत नहीं आने वाली है कि नहीं। आप देखिए जैसे अगला टॉपिक यहाँ पे क्या था, विकास और उग्रवाद के संबंध, है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, वामपंथी उग्रवाद में गिरावट का रुझान दिख रहा है, लेकिन ये अभी भी कई हिस्सों को प्रभावित करता है, इससे निपटने के लिए भारत सरकार का मुख्य दृष्टिकोण क्या है। तो देखो ये है समाधान डॉक्ट्रिन जो लिखा हुआ है, हम लोग क्या है इसको पढ़ने वाले हैं भैया। मैं आपको अपने सोर्स बता दूं, मेरे पास इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ाने के लिए जो सोर्स हैं वो सारे के सारे गवर्नमेंट वेबसाइट के सोर्स है, बात खत्म। मतलब मैं आपको कहां से, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स,
ठीक है ना। और आपकी जो ARC रिपोर्ट्स हैं, इसके अलावा जितनी भी क्या हमारी गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं, इन सबको लेकर क्या है सारी की सारी जो बातें यहां पर बताने वाला हूं। अब सोचो ना, एग्जाम में क्वेश्चन कहां से, इन्हीं से आने वाला है, इन रिपोर्ट से। बस वो रिपोर्ट जो 400, 500, 600 पेज की है, उन्हें हम क्या समराइज और कंसाइज करने वाले हैं, ये तो मैं आपको देने वाला हूं। और क्या है, तभी तो क्या है इस बैच को आप सामने क्या है लाया गया। भैया ये बैच लाया क्यों गया, आपकी इसी समस्या को दूर करने के लिए क्या है हम इस बैच को आपके सामने लेकर आए भाई। हम जितने भी टीचर लोग हैं, जितने भी मास्टर लोग आप इस समय यहाँ पर बोर्ड पर देख रहे हो, इनका काम क्या है, वो जो बड़े बड़ी रिपोर्ट्स हैं, वो जो बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, इन्हें कंसाइज करके आपको देना, ताकि क्या हो आप उनको पढ़कर अपने एग्जाम को इजीली क्वालिफाई कर पाओ। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही आप सभी लोगों को, है कि नहीं है। चलिए आगे की ओर आते हैं, यहां पर अगली बात की ओर। मतलब मैं अब क्या है लगभग चीजों को खत्म करने पर ले आया हूं, है ना। तो मैंने आपको अपना क्या सोर्स बता दिया है। मैं अपने मन से आप बोल दो AI, ChatGPT वगैरह इनका यूज नहीं करने वाला, क्योंकि वो मेरे काम के नहीं है। मेरे काम की है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की वेबसाइट, मेरे काम की है जितनी भी प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट है, वो स्पेशली सेकंड वाली मैं आपको बता दूं, ठीक है। और जो शासकीय वेबसाइट है, इन पर जितने भी पीडीएफ अवेलेबल है, किसको लेके, इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर 500, 600 पेज की, मैं उनको निकाल के उनको स्कैन करके वहां पर जो इंपोर्टेंट बात है वो आपको करवाने वाला हूं। और इसके साथ साथ एक चीज और है, वो क्या है, वो है भाइयों बहनों, ये इसके साथ साथ यहां पर क्या है, इसके साथ साथ यहां पर जो करंट अफेयर्स है, यानी कि जो समसामयिकी है, ये भी भैया क्या है इंक्लूडेड है। अगर हम लोगों ने इन सब चीजों को क्या है इन टॉपिक के लिए पढ़ डाला, हमारा काम बन जाएगा। मेरे ख्याल में जो सिलेबस है वो आप लोगों को क्या है अब पूरा का पूरा समझ में आ चुका होगा, है कि नहीं। तो देख लीजिए एक बार वापस से आप लोग, ये है आपका सिलेबस पूरा का पूरा। मैंने यहां पर क्या है इस पूरे सिलेबस को आपके सामने आप क्या कर दिया, डिकोड कर दिया है कि हम लोग यहाँ पे क्या क्या बातें पढ़ने वाले हैं। मीडिया कैसे खतरा हो रहा है देश के लिए, प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, ठीक है ना, चाहे सोशल मीडिया हो, वो कैसे देश को नुकसान पहुंचा रहा है। प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, वो फेक न्यूज के माध्यम से क्या नुकसान पहुंचा रहा है कि नहीं। साइबर सुरक्षा की बुनियादी बातें हम देखें, कैसे हम साइबर सुरक्षा को मेंटेन कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। आप जो हमारे जो IT एक्ट है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो एक्ट है, इनके माध्यम से हम लोग कैसे ये जो बुनियादी सुरक्षा इसको बना के रख सकते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग, इसे कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, पता लगाने के लिए सरकार कितना यहाँ पर नियंत्रण लगा रखी है। आप देखो ना सरकार ने कितना नियंत्रण लगा रखा है, सरकार ने वाकई में नियंत्रण लगा रखा है, तब तो चीजें क्या बहुत कंट्रोल में आ गई हैं, वरना एक टाइम पे चीज क्या आउट ऑफ कंट्रोल चली गई थी, ठीक है ना। फिर आपका यहाँ पर वायु और आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे, संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच संबंध, है ना, कैसे हथियार की तस्करी आतंकवाद को पोषित करता है और इसके माध्यम से लोगों में आतंक फैलाकर उनकी जान को खतरा पहुंचाया जाता है और अल्टीमेटली देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा सिलेबस है पूरा पूरा, जो आज मैंने आपके सामने यहाँ पे क्या किया डिस्कस किया है कि नहीं है। हम लोग 15 तारीख से जो अपनी क्लास है वो क्या है रेगुलरली चालू करने वाले हैं। मैं आपको पहले टॉपिक से, देखिए मेरी आदत है, मैं आपको बता दूं कि सिलेबस मेरे सामने जैसा दिया हुआ होता है, मैं उसी सीक्वेंस में चलता हूं और उसी सीक्वेंस में चीजें करवाता हूं, है कि नहीं। मैं आपको एक बार फिर बता दूं हम लोग करने क्या क्या वाले हैं, एक बार वापस आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा हम लोग करने क्या क्या वाले हैं, है ना, तो बेटर रहेगा, ताकि क्या हो आपके माइंड में चीजें पूरी क्लियर रहे। हम लोग करने क्या वाले, अभी अभी आपको मैंने जो पूरा पूरा सिलेबस बताया, उस सिलेबस का जो कॉन्सेप्ट है, उसकी जो अवधारणा है, हम वो पढ़ेंगे। अवधारणा पढ़ने के बाद में उसके अंतर्गत जितने भी अपने बेसिक टर्म आते हैं, यानी कि जो मूलभूत शब्द आते हैं, टर्मिनोलॉजी, मूलभूत शब्दावली, इसे हम लोग क्या कहते हैं मूलभूत शब्दावली, जैसे कि आतंकवाद, जैसे कि ड्रग तस्करी, जैसे कि मानव तस्करी, ठीक है ना, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग, धन शोधन, ये सब हम लोग इनकी चर्चा करेंगे, है ना। क्यों, कैसे, क्या मतलब ये है क्या, है ना, ये क्यों देश में चल रहे हैं, है ना, इनसे कौन कौन सी चुनौती है वो उत्पन्न होती है और सरकार इनसे निपटने के लिए
कौन कौन से उपाय इस समय कर रही है, हम लोग इन बातों को देखेंगे, है कि नहीं। इसके अलावा मैं यहाँ पर क्या है आपको एमसीक्यूज की जो प्रैक्टिस है ये करवाऊंगा, और ये जो प्रैक्टिस है आपका जो एमपीएसआई का प्री आया था, है ना, एमपीएसआई का जो आपका प्री एग्जाम हुआ था, उस प्री एग्जाम में जो क्वेश्चन का लेवल रहा था ये क्या उसी के पर आधारित होगा मेंस का लेवल भी। मतलब मैच द फॉलोइंग हुए आपके क्या कहते हैं स्टेटमेंट्स हुई, कौन कौन सही कौन सी गलत है, इन सब को लेकर जो प्रश्न बन सकते हैं वो यहाँ पर क्या है प्रैक्टिस किए जाएंगे अल्टीमेटली। और हमारी जो क्लासेस है वो 15 से एप्लीकेशन पे क्या है लाइव स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। और लाइव क्लास में आप मुझसे डायरेक्टली क्या है रूबरू हो सकते हैं अपनी समस्या को पूछने के लिए और जानने के लिए। मैं आपके प्रश्नों के उत्तर लाइव दिया करूंगा और साथ साथ यहाँ पर चीजों को आपको समझाता भी चलूंगा और पढ़ाता भी चलूंगा। तो उम्मीद करते हैं आपको मेरी बात और जो सिलेबस आज आपके साथ मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है समझ में आया होगा, ठीक है। हम लोग बहुत जल्द अपनी क्लास को ऑनलाइन मोड पर ऐप पर चालू करेंगे और चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, तैयार करेंगे। ये मेरा आपसे वादा है कि आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार का यानी कि हमारे टॉपर्स टेम्पल एकेडमी में किसी भी प्रकार का जो कमी होती है देखने को नहीं मिलने वाली है। द बेस्ट ही आपको मिलेगा, द बेस्ट, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। मैं इसके अलावा अदर सब्जेक्ट्स भी देखता हूँ नो डाउट, है ना, लेकिन मैं यहाँ पर आपके लिए किसके लिए, सिर्फ आपके इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। और ये आपको बेस्ट दूंगा, जब आप मुझसे पढ़ लेंगे ना करीब 40 से 45 से 50 क्लास के भीतर भीतर आपको ऑटोमेटिक क्या एक गजब का आत्मविश्वास आ जाएगा, चीजें माइंड में फिट हो जाएंगी, सेट हो जाएंगी। क्वेश्चन बैंक आपको दिया जाएगा, उस क्वेश्चन बैंक को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको अंदर से क्या कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप चीज़ों अच्छे से कर पाएंगे। अच्छा, यहाँ पे एक बात आपको बताना भूल गया, तो वो बात सुन लीजिए। क्या है वो ये है, हम लोग करने क्या वाले हैं, मैं जो कुछ आपको पढ़ाऊंगा ना इसकी पीपीटी यहाँ पे लेकर आऊंगा। पीपीटी के अलावा यहाँ पर मैं लिखवा कर बहुत सारी बात आपको बताऊंगा। तो मैं आपसे बता दूं, आप सबको नोट्स बनाने हैं, मेक दी नोट्स। यदि आप स्वयं के नोट्स इस प्रकार से बनाकर चलेंगे तो फिर आपको चीजें क्या और लंबे टाइम तक करेंगे याद बनी रहेगी। नोट्स पढ़ने के बाद में उसके क्वेश्चंस आपको एप्लीकेशन पर अटेम्प्ट क्विज में मिल जाया करेंगे, 5-10 क्वेश्चन जो रहते हैं, आप उन्हें अटेम्प्ट करना और अपना मूल्यांकन आप स्वयं करना, ठीक है ना। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग 15 तारीख से अपना जो टॉपिक है इसको करते हैं स्टार्ट, दैट इज इंटरनल सिक्योरिटी यानी कि आंतरिक सुरक्षा, जो मैं अर्थात रविंद्र सर आपको करवाने वाला हूं, है ना। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, व्यस्त रहेंगे, अस्त व्यस्त नहीं रहेंगे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं हम लोग 15 तारीख से, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद।